यार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह पीटी का मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जाता है। टेलीग्राम है आपका दियो जीके ट्रिक। क्या है? दियो जीके ट्रिक्स टेलीग्राम है, जहाँ पर पीडीएफ वगैरह भी आपको दे दी जाती हैं। तो आप पीडीएफ से बेहतर रिवीजन भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप लोग दियो जीके ट्रिक्स टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक दी गई है या तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और आज का टारगेट रखते हैं आप लोगों के लिए कि कम से कम आप लोगों को इसमें से आपको 60 नंबर तो लाकर दिखाना ही दिखाना है। ठीक है ना? गद्यांश को मिलाकर पूरा का पूरा 60 नंबर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था। चलिए 1 का ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 1 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपका जवाब आ रहा है आपके सी नंबर। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ पर है? आपका कुशीनगर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? और ये वैशाख पूर्णिमा के दिन, कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अर्थात कुशीनारा पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, है ना? तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ पर बौद्ध, जैन, हिंदू या इस्लाम। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर जैन धर्म। दोस्तों ये जो आपका विश्व विनाशकारी प्रलय पर विश्वास नहीं करता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। देखो जैन धर्म जो आपका है वो ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ जो शाश्वत हैं, समय के संबंध में इसका कोई आदि और अंत नहीं है, है ना? तो यहाँ पर जो आंसर आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था ये किसके समय से शुरू हुआ। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 3 नंबर में तो लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ चुका है और आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। इसने क्या किया था? 1330 में, क्या 1330 में वैधानिक रूप से कांसे के सिक्के जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था, चांदी के सिक्कों के समतुल्य बाजार में ला गए थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसका जो घर द्वार था सब धीरे धीरे खाली हो गया था। मतलब कह सकते हैं कि इसको घाटा ही घाटा सहना पड़ा था। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। बताइएगा कि इनमें से कौन है जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए नोट करिएगा 4 नंबर में ऑप्शन है आपका सी नंबर जहांगीर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जहांगीर जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। बताइएगा यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर क्या बनेगा? चलिए आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। देखिए 5 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर दादा भाई नौरोजी। कौन है भाई? दादा भाई नौरोजी, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर वो आपका राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। चलिए बताइएगा जो साबरमती आश्रम है नगर के बाहर है, तो बताइए कहाँ पर आपका है 6 नंबर में। तो जवाब यहाँ पर देखिए आपके लगभग सभी के जवाब आ रहे हैं, बहुत ही फास्ट जवाब आ गया है अहमदाबाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या यहाँ पर अहमदाबाद था गुजरात के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो आपकी 1915 में अहमदाबाद महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पर कराई गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। चलिए बताइएगा भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। 7 का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका जो 1842 का भारतीय परिषद अधिनियम था। यहाँ पर जो आंसर दिया गया है बी नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। और इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में की गई थी वृद्धि की गई थी। और इस अधिनियम के अंतर्गत चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी, है ना? और हालांकि इसमें चुनाव जो निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आपके लौट के आए थे। भाई आप लोग इतने फास्ट जवाब देते हैं, है ना? हमें तो कभी कभी डाउट होता है कि आप लोग किताब खोले बैठे रहते हैं, आप लोग इतनी फास्ट जवाब कैसे देते हैं। आप लोगों की मेहनत का ये फल है या आपके सामने खुली हुई किताब का फल है? हमें तो कन्फ्यूज हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई आपको इतना हमने पढ़ाया है तो ये कहीं ना कहीं इसका फल है, आप लोगों की मेहनत का फल है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी मेहनत का फल है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का स्कोर और आप लोगों की मेहनत इतनी आगे ले गई है कि हमारे क्वेश्चन को
बोलने से पहले आपके जवाब आ जाते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। बताइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत की सुबह साहब के लौटे थे। यहाँ पर जो जवाब है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत की सुबह से लौटे थे। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो लगभग देखा जाए सभी का जवाब आ गया है। ए नंबर है 1915 में। कब? 1915 में हुई। अगर डेट पूछ ले तो डेट बताना है 9 जनवरी 1915 को। इसी कारण से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है। चलिए जवाब दीजिएगा। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है। 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 9 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। याद रखिएगा लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया है। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से नहीं चुना गया है। तो चलिए फिर बताइए जल्दी से किसे नहीं चुना गया है, किसे नहीं चुना गया है। देखिए 10 का ऑप्शन यहाँ पर जो आपका आ रहा है, यहाँ पर देखो लाला लाजपत राय भी आपके रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपकी एनी बेसेंट आपकी भी रही थी, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू भी हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक दोस्तों 10 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर 10 नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइन नदी हो जाएगा, रोन या डेन्यू या वोल्गा। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का जवाब देना है। और 11 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर वोल्गा नदी। चलिए 11 का ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी हो जाएगा वोल्गा। इसका आंसर जो आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है 12 नंबर में। 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, लक्षद्वीप, जो कि आप देख सकते हैं कि भारत में कहाँ पर है, लक्षद्वीप है आपके यहाँ पर। और ये जो आपका एरिया है ये क्या है, आपका अरब सागर है। क्या है, अरब सागर, अर्थात ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है ना। और इसमें जो द्वीपों की संख्या है वो आपकी कितनी है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है दोस्तों। कितनी है, तो आपकी 36 है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है, कवारत्ती है। क्या है, कवारत्ती है, जो कि सबसे प्रमुख शहर भी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। 13 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा भाई, 13 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर जोजिला दर्रा है। क्या है, जोजिला दर्रा है दोस्तों। यहाँ पर नंबर जोजिला दर्रा से होकर ही ले जाने का रास्ता मिलता है। और यह भारत और एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग भी आपकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी घाट पर या पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए पश्चिमी तट पर स्थित है, यहाँ पर कौन है, चिल्का झील। और चिल्का झील की अगर किया जाए तो ये तो आपके उड़ीसा में है ना। और इसके बाद देखा जाए पुलिकट झील, तो ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है ना। और इसके बाद देखा जाए अगले पॉइंट पे यहाँ पर जो दिया गया है कुलेरू, कुलेरू कुलेरू आपके आंध्र प्रदेश में है। इसका मतलब जो अष्टमुडी है ना, ऑप्शन जो आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अष्टमुडी झील जो आपके भारत के पश्चिमी तट के अंतर्गत केरल के कोल्लम जिले में है। केरल के कोल्लम जिले में आपके आती है दोस्तों, याद रखिएगा। ये झील का जो आकार है दोस्तों ना 8 भुजाओं जैसा है। क्या, ये झील का जो आकार है वो कैसा है, आपके 8 भुजाओं जैसा आपका इसका आकार बना है। और यह झील रामसर साइट में भी है, अर्थात इसे रामसर स्थल में भी यहाँ पर किया गया है। और यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी एस्चुरी कह सकते हैं प्रणाली में आपकी है। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 15 का ऑप्शन दीजिएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 16.50। क्या हो जाएगा, 16.50, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। या इसे एक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 16.5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व कितना है तो आप लोग कहेंगे 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलो आपका है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर दिया गया है कि सनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है। सॉरी, यहाँ पर दिया है इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे। इनसाइड ट्रेडिंग, ये जो आपका इनसाइड ट्रेडिंग है ये आपका इसे बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं भेदिया कारोबार। ठीक है, ये शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। इसका जो ऑप्शन है आपका नंबर हो जाएगा, ये शेयर बाजार से जुड़ा है दोस्तों। ये जो इनसाइड ट्रेडिंग मतलब होता है किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों में कंपनी के बारे में आंतरिक जानकारी के आधार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेडिंग करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। यहाँ पर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा।
चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है, याद करते रहिए, बीच बीच में थोड़ा बहुत लाइक शेयर भी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए, प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। 17 का ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा आपका वी.एम. विश्वेश्वरैया, है ना। ये क्वेश्चन आपका दोबारा मिला है, अर्थात कह सकते हैं किसी न किसी मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपका दिया गया था और ये फिर से आपको देखने को मिला है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI, है ना, और ये भारत और पाकिस्तान के दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के थे, अमर्त्य सेन जो आपके थे भारत के, इनके द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 18 नंबर में ये हो जाएगा अमर्त्य सेन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि CACP किस प्रकार के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। यहाँ पर 19 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो CACP मतलब होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, है ना। ये भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न आपका है, जो कि 1965 में अस्तित्व में आया था और एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 19 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, कृषि उत्पाद के लिए होता है। किसके लिए, कृषि उत्पाद के लिए होता है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर कुल आपकी 22 फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है, ठीक है, जिसमें 14 खरीफ की होती हैं, 6 रबी की होती हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी बोलते हैं, स्मार्ट मनी यहाँ पर याद रखिए क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। क्या, क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। दोस्तों ये बताइए, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कब, बहुत पहले अपनाया गया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 21 को ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है आपके 22 जुलाई 1947। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947, जिसका अभी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है सी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे। मतलब कि अभी तक देखा जाए तो उद्देशिका में एक बार परिवर्तन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो आपका 42वां कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। समान न्याय होगा और मुफ्त में कानूनी सहायता आपको मिलेगी। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 39 का जो आपका क्या दिया है, आपका ए दिया गया है, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा 29 नंबर में, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और हाथ का कार्य करती है। दोस्तों जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और हाथ का जो कार्य करता है, कौन करता है। 24 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा, आपका जिलाधिकारी होता है। कौन, जो जिलाधिकारी होता है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो राज्य है, जिला प्रशासन का जनता के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। अगला दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत उल्लेख करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है। तो आप कहेंगे 25 नंबर में जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 है। क्या है, अनुच्छेद 40 है। और ये आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका नीति निर्देशक तत्व है वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे आपके 1992 के अधिनियम के तहत, है ना, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, आप क्या जवाब देंगे, बताइएगा। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे कि 24 अप्रैल को। क्या बताएंगे, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है परमाणु बम का विकास किसने किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया 26 नंबर में। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पहला एटम बम परीक्षण कब हुआ था, कहाँ पर किया गया था, तो याद रखिए पहला एटम बम परीक्षण 16 जुलाई को किया गया था। 16 जुलाई को किया गया था, वो भी आपके यहाँ पर नहीं, 16 जुलाई 1945 को वो भी आपके अमेरिका में किया गया था। पहला एटम बम परीक्षण 16 जुलाई 1945। अगला दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटे लगातार जलता है, तो 5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत का जो खर्च होगा वो कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों यहाँ पर 27 का जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 5 रुपये। क्या हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 100 वाट बराबर होता है 0.1 किलोवाट के, और 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा के होता है। तो कुल यूनिट में हम लोग करेंगे 0.1 इंटू 10 बराबर 1 किलोवाट, है ना, और 1 के साथ गुणा करेंगे 5 रुपये का, तो आप कहेंगे 5। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर है। अगला दिया गया है, इनमें से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? इनमें से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है 28 नंबर में। चलिए अक्रिय गैस की अगर बात किया जाए तो जो आपका रेडान हो गया, आर्गन हो गया, है ना, नियान हो गया, ये सभी क्या है? तो आपकी अक्रिय गैस आपकी हैं, है ना, जैसे आपका नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपका कार्बन है भाई, तो कार्बन इसमें थोड़ा आता है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कुछ लोग होते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं जो गलत तरीके से रोते हैं, मतलब रोने के तरीके भी आपके कई प्रकार से होते हैं। कोई सच्चे आंसू से रोता है और कोई झूठे आंसू से रोता है, कोई छुप छुप कर रोता है, और जो छुप के रोता है इसका मतलब वो सच्चा रो रहा होगा, है ना। तो देखिए सच्चा से आपको क्या हो गया? यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, मिल गया ना। आपका जो आंसर हो गया यहाँ पर 7.4 हो जाएगा। जो सच्चा रोता है इसका मतलब हो गया 7.4, सच्चा 7 और 4 सच्चा हो गया ना। तो ये जवाब हो जाएगा रक्त का पीएच मान, यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि वो खून के आंसू रोता है। क्या? खून के आंसू रोता है, और खून का पीएच मान भी यहाँ पर 7.4 ही होता है। आंसू जो रक्त का पीएच मान है वही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेगा। कह रहा है व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आप क्या जवाब देंगे? यहाँ पर 30 नंबर की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये स्तनधारी है। क्या? स्तनधारी है। जैसे मनुष्य होते हैं तो उसके भी 4 पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से जो व्हेल है ये आपका एक स्तनधारी जीव है, तो यहाँ पर इसके भी 4 आपके चैम्बर होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उच्छावास का सेशन विच्छेद में से क्या है? आप इसे तोड़ेंगे तो आप कैसे तोड़ पाएंगे? यहाँ पर 36 नंबर में तो देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर उत्तधन श्वास। क्या हो जाएगा? उत्तधन श्वास, जिसका ऑप्शन है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया राग शब्द का विलोम क्या होता है? राग शब्द का विलोम पूछा गया है, तो 37 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 37 का जो ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा, विराग होता है। राग का हो जाएगा विराग हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 38 नंबर में क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है दिनकर दिया गया है ना, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, लेकिन हिमकर तो नहीं होता है ना। यहाँ पर 38 नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि भाई हिमकर नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य इनमें से क्या है? कह रहा आपसे चाय ठंडा हो गया? नहीं भाई, चाय है तो चाय ठंडी हो गई, है ना, क्योंकि स्त्रीलिंग में हो जाएगा। हलवा गरम गरम अच्छी नहीं, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, ठीक है ना, हलवा के हिसाब से यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। पकने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, यहाँ पर देखो जामुन हरा होता है। यहाँ पर पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ऑप्शन देखिए डी नंबर आपका राइट हो जाएगा कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है व्यंग, और व्यंग में आपके कौन से आपके जाने जाते हैं? तो 40 का ऑप्शन बी बन जाएगा। ये हरिशंकर परसाई हैं जो कि व्यंगकार लेखक हैं, है ना। यहाँ पर है वो व्यंग रचना इन्होंने किया, इसलिए इन्हें जाना जाता है। और इसके कि भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस जो कि यहाँ पर चर्च किस राज्य में है? 61 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये केरल में है। कहाँ पर है? ये आपके केरल में ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हैती देश की राजधानी बताइएगा। हैती देश की राजधानी क्या है? तो 62 का ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है पोर्ट ओ प्रिंस। क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस, यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है किंगस्टन। क्या दिया है? किंगस्टन। ये जमैका की है। क्या है? जमैका की है। अगर हमने एक शब्द दिया है जमैका, दोस्तों एक पॉइंट आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि जमैका शायद नाम लग रहा है। क्यों भाई? जमैका जो आपका है सुना सुना नाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जमैका जो है यहाँ से हुसैन जो कि धावक हैं, है ना, हुसैन बोल्ट जो धावक हैं वो आपके जमैका ही से थे, ठीक है ना। तो यहाँ की याद रखिए राजधानी क्या है? किंगस्टन है। क्या है? किंगस्टन है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? 63 नंबर में। तो 63 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपके 12। क्या हो जाएगा? 12, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? यहाँ पर आंसर देना है। चलिए भाई 64 नंबर में।
नैरोबी जो कि आपके केन्या में है, नैरोबी जो कि आपकी केन्या में है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर नंबर है। स्थापना पूछ ले तो आपको बताना है कि सर 1972 में इसकी स्थापना की गई थी 5 जून को, ठीक है, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी जो कि आपके केन्या में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो आपका है कहाँ पर है, चलिए जवाब दीजिएगा कि मीनाक्षी मंदिर जो आपका है कहाँ पर है, 65 नंबर में। 65 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिए तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए बताइएगा, भारत में सूफी संप्रदाय का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए 66 नंबर जवाब दीजिएगा। जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर मोइनुद्दीन चिश्ती जो आपके है ना, यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इनका जन्म ईरान में हुआ था, ठीक है, ईरान में हुआ था, सिजिस्तान में, सिजिस्तान जो कि वर्तमान में सिस्तान बोलते हैं, वहाँ पर हुआ था। और 1192 में अजमेर में रहने के साथ ही उपदेश देना वहाँ पर शुरू कर दिया था, ठीक है। और अजमेर में उनकी दरगाह भी है, तो यहाँ पर आंसर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर 67 का ऑप्शन देना है। और 67 का ऑप्शन जो बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 67 का ऑप्शन आपका ये नंबर गुफाओं के शैल चित्र के लिए, किसके लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका जाना जाता है। और ये आपके कहाँ पर है, तो रायसेन जिला जो कि आपके एमपी में है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना का निर्णय लिया गया था। देखिए 68 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा, 68 नंबर में। देखिए 68 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये स्टॉकहोम सम्मेलन है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दिया गया है, मॉन्ट्रियल होता है तो हम लोग ओजोन की बात करते हैं, यहाँ पर दिया है पर्यावरण तो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन है। यहाँ पर जो 68 का ऑप्शन दिया गया है वो आपका जवाब यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके केन्या जो कि राजधानी नैरोबी में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपके लुसाने में है। दोस्तों कहाँ पर है, ये आपके लुसाने, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर लुसाने कहाँ पड़ता है, तो आपके स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्या, यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 23 जून को क्या मनाते हैं, 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। चलिए यहाँ पर 70 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपके जैव सुरक्षा समझौते से, किससे है, तो आपके जैव सुरक्षा समझौते से है। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बना है। 35 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये है आपका भोपाल, ठीक है, कौन है, भोपाल, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रमोद भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। हाल ही में प्रमोद भगत ने, सॉरी कह रहा है हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। 36 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर आपका स्वर्ण पदक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बार्सिलोना, ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है बार्सिलोना, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिमुलेटेड मिट्टी में निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है। दोस्तों 38 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा नासा हो जाएगा, ठीक है, नासा है जो कि ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल किया है, ये चंद्रमा की जो आपकी मिट्टी है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। चलिए, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए चेन्नई मेट्रो को, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा चेन्नई मेट्रो हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ 40 को ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर ए के मोहंती को, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है।
41 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका जो कि बांग्लादेश है। यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है भैया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2030 जारी किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 ये जारी किया है किस संगठन ने। तो यहाँ पर 42 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास है ना MSME को राहत योजना शुरू की है। दोस्तों ये आपकी योजना है और यहाँ पर जो आपका आंसर है 43 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यय विभाग। क्या हो जाएगा, व्यय विभाग बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 44 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ए हो जाएगा, आपका 332 मिलियन टन। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका आंसर है राइट हो जाएगा। उत्तराखंड विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को सपना होगा साकार। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है जो कि मानव अधिकार के लिए आपका है ना, मतलब नए तरीके से संविधान फिर से आपका बना है। इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, जनमत संग्रह के माध्यम से है। अगला आपसे दिया गया है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। देखिए 47 नंबर का आपका दिया गया है, कह रहा है नामकरण। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, मोचा से प्रभावित हुआ था म्यांमार। नामकरण आपसे पूछा गया है, नामकरण किया है यमन ने। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा भी गया था, फिनलैंड इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों ये आत्मकथा इनकी है क्या, इनकी आत्मकथा नाम है आज़ाद। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है राइट हो जाएगा, आज़ाद इनकी आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। देखिए 50 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, आम आदमी पार्टी को। दोस्तों याद रखिएगा कि क्या मिला है इनको, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। लेकिन उन्हीं के साथ यहाँ पर कई पार्टी हैं जिनको झटके मिले हैं, है ना, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 2-3 पार्टी इनका राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन हो गया है आपका डी नंबर हो जाएगा राइट हो जाएगा। और गद्यांश जो दिया गया है वो काफ़ी मतलब उल्का पंड वगैरह है, इसको पढ़ते 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 बहुत बड़ा है ना, इसको हमने क्रॉप कर दिया है, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरा वाला जरूर सॉल्व करा देते हैं जो छोटा वाला है, क्योंकि बड़ा वाला है उसको भाई आप देखेंगे पढ़ेंगे तभी उसका जवाब दे पाएंगे, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है दूसरा गद्यांश, इसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। कराए साहित्योन्नत के साधनों में पुस्तकालयों का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता क्या है, गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इसके अतिरिक्त विद्वानजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी पुस्तक की तैयारी में लग जाती थी। समझ रहे ना कि भैया आज के समय जो आपका जाए एक लाइब्रेरी खुल जाती है ना, पहले एक पुस्तक लिखने में इतना पैसा लग जाता था, है ना। तो देखिए अगला दिया गया है, कह रहा है एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करते थे। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से लेकर मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस आदि सूर्य स्थित देशों के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ठीक है, ये आपका गद्यांश रहा। अब देखिए इसका जो दिया है आपका क्वेश्चन, कह रहा है पुस्तकालयों के द्वारा किसके जीवन की
रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती थी। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि साहित्य की होती थी। किसकी? साहित्य की। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि साहित्य की उन्नति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? साहित्य की उन्नति के स्थानों में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? यहाँ पर 77 ऑप्शन आपका डी नंबर पुस्तकालय। ये देखो गद्यांश जो आपका कहीं ना कहीं नया गद्यांश है। क्या ये नया गद्यांश है? क्योंकि अभी तक गद्यांश कहीं ना कहीं पढ़े मिलते थे तो उनको हम लोग पढ़ा देते थे, स्किप करा देते थे, लेकिन नया गद्यांश आपको मिला है इसलिए इसको पढ़ा जरूर रहे हैं। अगला है सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह क्या है? सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह क्या है 78 में? तो आप कहेंगे पुस्तकालय है। क्या है? पुस्तकालय है। अगला दिया गया है कि मुद्रण कला के आविष्कार के पहले कौन सा कार्य कठिन था? तो यहाँ पर देखिए 79 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। पुस्तकों का जो संग्रह है ये बहुत कठिन होता था। क्या? ये बहुत कठिन होता था। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है जो कि आपका क्रॉप करने से छूट गया है। 80 नंबर में आपसे कहा गया है गद्यांश का शीर्षक क्या है? गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है। गद्यांश में शीर्षक क्या है? तो इसमें शीर्षक है भारत, पुस्तकालय और आपका भारत। ठीक है, इस गद्यांश में जो बात की गई थी वो आपकी पुस्तकालय और भारत। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट और दिया गया था कि चाइना के लोग भी यहाँ पर आते थे। इसका मतलब है कि भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, तो इसलिए यहाँ पर पुस्तकालय और भारत ये इसका शीर्ष था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो क्लास होती है वो आपकी कंप्लीट होती है। तो चलिए आज की क्लास रखते हैं। सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।